आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर रहेगी। पूरा देश, सिर्फ पूरा देश नहीं, पड़ोसी दुश्मन भी आज भारत का लाइव प्रसारण देख रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रांत पर थे और नौसेना को सौंप रहे थे, तो जिनपिंग और शहबाज शरीफ भी तस्वीरें देख रहे थे। क्यों आखिर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है? यह सिर्फ एक सामान्य युद्धपोत नहीं है। आज आपको बताऊंगा कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास युद्धपोत है। पूरी दुनिया में भारत उन 5 देशों की रेस में शुमार हो गया। इस बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक बड़ी अंग्रेजों की गुलामी की निशानी से भी आज हमें सबको आजादी मिली है। अगली बड़ी खबर होगी आज की, वो ये कि भ्रष्टाचार पर एक्शन और विपक्ष में टेंशन। प्रधानमंत्री ने ऐसी नब्ज दबा दी है कि पूरा विपक्ष बिलबिला उठा। आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री एक बात बार बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जैसे जैसे करप्शन पर एक्शन ले रहा हूं, वैसे वैसे सब एक साथ आकर एकजुट खड़े हो रहे हैं। इस बात में हकीकत है क्या? क्या जितने लोग हैं वो सब करप्शन के फंदे, भ्रष्टाचार के फंदे में फंस चुके हैं? यही वजह है क्या उनके एक होने की? आज पूरी सर्वे रिपोर्ट के साथ हकीकत की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा और पूरे डेटा के साथ कि क्या वाकई उन दलों पर करप्शन के आरोप हैं। अगली बड़ी खबर होगी आज की कि कैसे निकम्मों पर कर्मयोगी का डंडा चला है। योगी आदित्यनाथ ने शपथ के साथ ही तय कर लिया था कि यूपी के लोगों के लिए काम करना है, लेकिन जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने बना ली है। अब उन अधिकारियों से पूछा गया है आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए, आपने यूपी के लोगों के लिए काम नहीं किया है। तो क्या एक्शन होने वाला है ये आपको बताएंगे और आखिर में बात करेंगे वोट के लिए अखिलेश कैसे गालीबाज के साथ आकर खड़े हो गए। अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदा उस त्यागी से और उसके परिवार से मिलने पहुंचा है जिस त्यागी को एक महिला के साथ अभद्रता और गाली देने के मामले में जेल में और उसकी आज जमानत भी खारिज हो गई, जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। जब त्यागी गाली दे रहा था तो अखिलेश ट्वीट कर रहे थे और आज अखिलेश की पार्टी के नेता वहां जाकर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि त्यागी समाज का वोट बैंक जहन में है। यह खबर आपको बताएंगे और आखिरी खबर होगी राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर किसने तान दी पिस्तौल अर्जेंटीना में। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सीबीआई ने राजू साहनी को गिरफ्तार किया। राजू के घर से 75 लाख कैश सहित 1 दर्जन कारतूस जब्त। मदरसे पर एक्शन से भड़के असदुद्दीन ओवैसी का मदरसों को गिराया जाना निंदनीय है, बुलडोजर से नहीं कानून से चलेगी सरकार। मदरसे के सर्वे पर भी जताई आपत्ति। झारखंड सरकार बचाने के लिए रांची से रायपुर तक बैठकों का दौर। रांची में सीएम सोरेन ने सरकार सुरक्षित होने का किया दावा, वहीं रायपुर में विधायकों के होटल के बाहर बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सीएम सोरेन का बड़ा दावा, कहा धैर्य से काम लीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा और आप सभी के हित में होगा। कोयला तस्करी के मामले में 8 घंटे तक ईडी की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा केंद्र के सामने झुकेंगे नहीं, एजेंसियों का इस्तेमाल कर डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। गुजरात के द्वारका में केजरीवाल ने चला फ्री बिजली का दाव, कहा गुजरात में सरकार बनी तो देंगे फ्री बिजली, पुराने सभी बिजली के बिल भी करेंगे माफ। जैसलमेर में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में लगे मोदी मोदी के नारे। रामदेवरा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे सीएम गहलोत, तभी श्रद्धालुओं के मोदी मोदी के नारों से परिसर गूंज उठा। हरियाणा के फतेहाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका। घटना के दौरान महिला की दर्दनाक मौत। 9 साल के बच्चे के साथ रोहतक से टोहना जा रही थी महिला। कर्नाटक के चित्रदुर्ग मठ के महंत की पेशी हुई। कोर्ट ने महंत को 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कल पुलिस ने महंत को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने का मामला, मुरादाबाद से आरोपी गिरफ्तार। 20 अगस्त को सोशल मीडिया पर
पेज बनाकर, एक फेक पेज बनाकर धमकी दी थी। गर्दन काटने पर 2 करोड़ का इनाम देने का भी ऐलान किया था। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुआ शामिल। आईएनएस विक्रांत में 4 एफएल टावर के बराबर लोहा स्टील 30 विमान हो सकेंगे तैनात। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसको देखने के बाद आपको फक्र होगा, गर्व होगा कि हिंदुस्तान आज कितनी आगे पहुंच चुका है। विक्रांत से आपके जो दुश्मन है, पड़ोसी पाक और चीन में हड़कंप है। पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है। बताया जा रहा है शहबाज शरीफ और जिनपिंग लाइव प्रसारण देख रहे थे। जैसे ही, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रांत को नौसेना के सुपुर्द किया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एम्बियंस दीजिए इसका, जिस वक्त विक्रांत पर पहुंचे, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विक्रांत, ये देख रहे हैं आप ताकत देश की। विक्रांत पर यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं आईएनएस विक्रांत। ये है भारत की ताकत। ये जो आप देख रहे हैं, ये लगभग कई फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। ये विक्रांत, फाइटर जेट्स इस विक्रांत पर चलेंगे। ये है आईएनएस विक्रांत की ताकत। ये भारत की अब नौसेना को सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वहां पर। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा। अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर इस आईएनएस विक्रांत से, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पीछे की तरफ शहबाज शरीफ और जिनपिंग खड़े हैं, और ये युद्धपोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस युद्धपोत पर खड़े हैं, ये है युद्धपोत जो अब नौसेना में शामिल हो गया। इसकी ताकत मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों पाकिस्तान और चीन परेशान हो गए इस युद्धपोत को देखते ही। भारत को पहला स्वदेशी युद्धपोत मिला है। भारत में बना हुआ जो आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, यह स्वदेशी युद्धपोत अब भारत को मिल गया। सभी देशवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी और फख्र की बात नहीं हो सकती है कि अब हिंदुस्तान में भी यह बनने लगा है। सन 47 में सुई भी नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंप दिया है। 1900, दिलचस्प बात बताऊं, 1971 की जो जंग थी, 1971 की जंग की जीत में आईएनएस विक्रांत की बड़ी भूमिका थी, जो पाकिस्तान से जंग थी। यह भी एक वजह है कि आईएनएस वापस आया तो पाकिस्तान परेशान हो गया, क्योंकि 71 में इसी से मारा था। पाकिस्तान की सेना पर जोरदार प्रहार किया था आईएनएस विक्रांत ने। आपको बताऊं, पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को भी रोका था। एक फिल्म आई थी गाजी, उस गाजी को भारत ने कैसे मार गिराया था पानी के अंदर पनडुब्बी को, यही आईएनएस विक्रांत था। वो चिटगांव कॉक्स बाजार में पाकिस्तानी सेना के ठिकाने तबाह कर दिए थे इसने। पाक से बांग्लादेश को अलग करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस आईएनएस विक्रांत ने। विक्रांत की वापसी में नौसेना की ताकत बढ़ा दी है। यह विक्रांत की वापसी, सोचिए 71 के बाद यह रिटायर हो गया, 97 के बाद, उसके बाद अब वापसी करवाई गई है इसकी। कैसे हुई वापसी आपको बताऊंगा। अब नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए भारतीय नौसेना के पास। नौसेना में विक्रांत के साथ आईएनएस विक्रमादित्य भी शामिल है। आपको बताऊं, हिंद महासागर में अब भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, इसलिए अब आईएनएस विक्रांत चीन के लिए सीधी सीधी चुनौती पेश करेगा। पाकिस्तान के पास, आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक भी युद्धपोत नहीं है। भारत के पास 2 है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इस समझिए आप इससे ताकत। युद्धपोत होता क्या है, पानी में समझिए तैरता हुआ एयरबेस है। कैसे, जैसे ये आप लड़ाकू जहाज देख रहे हैं उड़कर जा रहा है,
20 लड़ाकू विमान इस पर रखे जा सकेंगे एक बार। और इसका काम क्या है? ये मान लीजिए चीन से लड़ाई हुई तो चीन की सीमा के पास जाकर इस युद्धपोत को खड़ा कर दीजिए। भारत से जहाज को, लड़ाकू जहाज को उड़ान भर के वहां जाकर मारने की जरूरत नहीं है। चीन की सीमा के पास 20 लड़ाकू विमान इस पर खड़े होंगे और सीधे उड़ान भर के चीन पर बम गिराकर ये वापस आ सकता है। यह है युद्धपोत का काम। लड़ाकू विमान सीधे शत्रु पर हमला कर सकते हैं। इस विमान के जरिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास ऐसा युद्धपोत है। अब आप समझिए इससे भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे दुश्मनों को हलाक करेगा। ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसके अलावा लड़ाकू जहाज आप देख रहे हैं, ये सब INS विक्रांत पर मौजूद रहेंगे। अब समझिए जब ये समंदर में होंगे तो दुश्मन की भी रूह कांप उठेगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं फ्लाई पास। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, रुके जब उन्हें फ्लाई पास दिखाया गया, रुककर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं हेलीकॉप्टर्स की। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, सुनिए जरा, प्रधानमंत्री बता रहे हैं INS विक्रांत के आने से भारत की ताकत कैसे बढ़ गई है, सुनिए। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त वीर पुत्र हो, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो INS विक्रांत है, इसकी खासियत सिर्फ दुनिया में 5 देशों के पास है, छठा देश हिंदुस्तान है। ये देखिए जरा कौन कौन से देश हैं, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये सारे देशों के युद्धपोत आकर आपके सामने लग गए हैं। सबसे पहले देखिए, इधर आपको नजर आ रहे हैं जो बाइडेन खड़े हैं, सामने आपको शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी युद्धपोत पर सवार हैं। यह है भारत की ताकत। दुनिया के देशों के साथ भारत कदम से कदम मिला रहा है। यह है हिंदुस्तान की शक्ति। अब आपको बता रहा हूं, सोचिए, सिर्फ 5 देशों के पास है दुनिया में। पूरा जो ग्लोब आप देखते हैं, इस पूरे ग्लोब में सिर्फ 5 देशों के पास यह युद्धपोत था, छठा भारत है। INS विक्रांत 76% स्वदेशी है। 76% भारत में तैयार किया गया, भारत के सामान के जरिए इसे बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। सिर्फ 5 देशों के पास स्वदेशी युद्धपोत है अब तक। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन की श्रेणी में अब भारत भी आकर खड़ा हो गया है। चीन और फ्रांस के पास भी स्वदेशी युद्धपोत है। चीन और फ्रांस ने भी अपने देश में बनाया है। अब देखिए जरा भारत के INS विक्रांत की खासियत। INS विक्रांत का जो वजन है वो 43,000 टन है। 43,000 टन। लंबाई इसकी 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है INS विक्रांत की। ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें बाकायदा तैनात हो सकती है। सिर्फ हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाज नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल, एक साथ 30 एयरक्राफ्ट भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं। अधिकतम इसकी जो गति है 29 समुद्री मील है इसकी गति। अगला मैं अब आपको दिखाऊंगा चीन की बात करते हैं। चीन के पास भी एक युद्धपोत है। चीन के स्वदेशी युद्धपोत का नाम है फुजियान, और यह जो स्वदेशी युद्धपोत है फुजियान का वजन है 80,000 टन। लंबाई इसकी 300 मीटर है और चौड़ाई 78 मीटर है। रडार से 500 किलोमीटर तक स्कैन संभव है। यह परख लेता है दुश्मन के हथियार को। अमेरिका के युद्धपोत की बात करते हैं। अमेरिका के पास कई स्वदेशी युद्धपोत हैं।
और सबसे आधुनिक युद्धपोत गेराल्ड आर फोर्ड है। 22 जुलाई 2007 को इसे कमीशन किया गया, यानी शामिल किया गया। गेराल्ड आर फोर्ड जो है 337 मीटर लंबा है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चलता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। सुनिए जरा, भारत के लिए गर्व की बात है और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कैसे डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में जो निर्माण भारत कर रहा है, यह बता रहा है कैसे हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर बन रहा है। सुनिए पीएम मोदी को। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल, अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजुर्बे में है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे दुनिया के जो देश है, अब तक भारत दुनिया से हथियार खरीदता है, अब वो वक्त आ रहा है जब दुनिया भारत से हथियार खरीदेगी। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आइए आपको बताता हूं, ये आईएनएस के बनने की बहुत दिलचस्प कहानी है, आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दरअसल कैसे बना ये और कैसे इसने सफर तय किया, आपको बताऊं 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत का दरअसल पुनर्जन्म हो रहा है। आईएनएस विक्रांत की शौर्य गाथा यह कि 1971 में 1971 में, 71 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 71 की जंग से जुड़ा हुआ ये बांग्लादेश तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान की बर्बरता के कारण बांग्लादेश में आजादी की जंग छिड़ी, तब भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी और इसी वजह से साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग भी हुई थी। 1971 में 71 की जंग में हार सामने देखकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी एक गाजी पनडुब्बी हुआ करती थी, उसके बाद गाजी पनडुब्बी को आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने भेजा था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की और जिसका नेतृत्व आईएनएस विक्रांत ने किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत आपको बताऊं 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। आईएनएस विक्रांत के कारण, ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली सफलता के कारण ही हर साल आपको याद होगा 4 दिसंबर को पूरा देश नौसेना दिवस मनाता है। 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत नेवी से रिटायर हुआ, लेकिन 1999 की करगिल जंग के बाद हमें स्वदेशी एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत थी कि हमारे पास हमारा बनाया हुआ एक युद्धपोत होना चाहिए। साल 2002 में स्वदेशी युद्धपोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड में शुरू हुआ। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी
उस दौर में इसका निर्माण शुरू किया गया। लेकिन 3 साल बाद ही, अब देखिए यहां किस जद्दोजहद से इसका निर्माण गुजरा है। और बहुत दिलचस्प कहानी है कि 2002 में निर्माण तो शुरू कर दिया गया, लेकिन रूस ने क्या किया कि हमें वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया। इसमें एक स्टील लगता है, वो खास रूस से आता है, और रूस ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो वॉरशिप ग्रेड स्टील एक खास तरह की स्टील होती है जिसका इस्तेमाल युद्धपोत बनाने में होता है। भारत ने इस आपदा को अवसर बना दिया कि जब कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसे हम खुद तैयार करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डीआरडीओ ने खुद उस वॉरशिप ग्रेड स्टील का निर्माण किया। आपको बताऊं, साल 2009 में फिर से युद्धपोत का निर्माण शुरू हुआ और 500 कंपनियां जुटी और स्वदेशी युद्धपोत का सपना पूरा कर दिखाया। आईएनएस विक्रांत के अंदर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बना हुआ है, बाकायदा एक पूल भी है इसके अंदर। एक बार अगर इसमें ईंधन भर गया तो उसके बाद 45 दिनों तक यह समुद्र में रह सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे समुद्र में ही ईंधन रिफिल भी किया जा सकता है। इसे पोर्ट पर किनारे आने की जरूरत नहीं है। आईएनएस विक्रांत से फाइटर जेट्स महज 3 सेकंड में, सोचिए सिर्फ 3 सेकंड्स में टेक ऑफ कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं फाइटर। यानी दुश्मन को मारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। 2 सेकंड बैठने के लिए और 3 सेकंड उड़ान भरने के लिए। 2009 में युद्धपोत का निर्माण शुरू हुआ। 29 अगस्त 2011 को इसका ढांचा तैयार हो गया था। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिन ट्रायल शुरू हो गए इसके। 4 अगस्त 2021 को पहली बार इसे समुद्र में उतार दिया गया और जुलाई 2022 तक समुद्र में ट्रायल्स हुए। आज भारतीय नौसेना में इसे कमीशन कर लिया गया है। 20,000 करोड़, जी हां, 20,000 करोड़ की लागत से यह बना है। आईएनएस विक्रांत में 2200 कंपार्टमेंट हैं। एक बार में 1600 से ज्यादा जवानों की तैनाती है इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी हुई है। 4 गैस टरबाइन से 88 मेगावाट बिजली बनेगी। आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है, इसमें इतनी बिजली तैयार हो सकती है। जून 2023 तक पूरी तरह इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे हमारी सहयोगी सलोनी इस आईएनएस पर पहुंची और आईएनएस से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रही है कि कैसा बना है आईएनएस बाहर से अंदर से। सलोनी की रिपोर्ट देखिए। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत होता है उसका फ्लाइंग डेक, यानी कि रनवे। एनएस विक्रांत का रनवे 262 मीटर लंबा है, यानी करीब 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना, उससे भी बड़ा। यहाँ पर 10 स्विमिंग पूल, ओलंपिक स्विमिंग पूल बनाए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना के विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाई डेक यानी रनवे को स्कीइंग तकनीक पर तैयार किया है। लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे आदर्श वाक्य क्या है आईएनएस विक्रांत का, और क्या जो पुराना था उसे ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? जी मैम, एक्चुअली जो वाक्य आप कह रही हैं वो स्लोगन है जयेम सम युधिष्ठिर, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है वी विन ओवर दोज हू डेयर टू फाइट। हम उन सभी पे विजय पाते हैं जो हमसे लड़ने की क्षमता रखेंगे। काफ़ी खूबियाँ हैं। अभी हम खड़े हैं फ्लाइट डेक पे, जहाँ पे एयरक्राफ्ट का लॉन्चिंग और रिकवरी सीक्वेंस हैंडल किया जाता है। सो आप देखेंगे तो ये 12,500 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया है। मौजूद है आईएनएस विक्रांत के मेन स्विच बोर्ड रूम में, और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते कदम ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर साफ तौर पर दिखाता है, क्योंकि 70% से ज्यादा सामान स्वदेशी यूज हुआ है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में। अगर हम यहाँ के स्विचेस की बात करें तो एल&टी ने कोलैबोरेट किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सहयोग रहा है, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर से लोगों को जोड़ा गया। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो बोलबाला है वो यहाँ दबदबा कायम होता नजर आ रहा है। मेन स्विच बोर्ड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर रॉबिन कुमार से। रॉबिन जी, बताया जा रहा है कि 24 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, एक शहर को लाइट अप करने की ताकत जितनी होती है उतनी इस फ्लोटिंग शिप की द्वारा आप जनरेट करते हैं। जी हाँ, हम 24 मेगावाट तक की बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। तो सलोनी आईएनएस पर गई थी, वो तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखा रहे जा रहा हूं ओडिशा की तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने आईएनएस विक्रांत बनाया है सैंड पर। यह बता रहा है कि देश में सभी लोगों को यह इल्म है, यह पता है कि आईएनएस विक्रांत के नौसेना में आने से भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन से हथियार। इससे आप समझ सकेंगे बखूबी कि वाकई यह कितना ताकतवर है।
ये आखिर कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं शानदार ग्राफिक्स आईएनएस विक्रांत का। और इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आईएनएस विक्रांत एक तरह का बैटल ग्रुप होगा, यानी जंग लड़ने का समूह। इस जंगी बेड़े को भेज दीजिए, इसमें जहाज भी है, इसमें हेलीकॉप्टर भी है, इसमें मिसाइल भी है, इसमें रडार्स भी हैं, जाएगा और दुश्मन को मार के आ जाएगा, इसीलिए बैटल ग्रुप है। युद्धपोत पर दुश्मन को ढेर करने हथियार होंगे, ऐसे हथियार। सबसे पहले देखिए कौन सा हथियार होगा। MiG-29, आईएनएस विक्रांत में MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स रहेंगे, जिन्हें आप उड़ान भरते भी देख रहे हैं। और आईएनएस MiG-29 जो है ये किसी भी मौसम में हमले में सक्षम है, ये भी इस पर मौजूद होगा। इस फाइटर जेट की रेंज आपको बताऊं, ये जो इस आईएनएस विक्रांत पर होगा, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, ये होगी ताकत। इसमें देखिए खास हेलीकॉप्टर होंगे, हेलीकॉप्टर आपको उड़ते नजर आ रहे हैं, ये खास हेलीकॉप्टर होंगे इसमें, जो MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इसमें मौजूद होंगे। 43,000 टन का ये युद्धपोत है। अमेरिकी कंपनी ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया है जो इस युद्धपोत पर होंगे। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर में सेंसर्स हमले से पहले ही बता देते हैं, इसमें ऐसे सेंसर्स हैं जो हमले से पहले बता देंगे कि हमला होने वाला है। 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हेलीकॉप्टर जो इसमें मौजूद होंगे। और MH-06R हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वर्जन होगा, यानी सबमरीन के पकड़ में नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए इसमें मीडियम रेंज मिसाइल भी है, इस युद्धपोत पर मिसाइल भी लगी होगी। युद्धपोत से हमला करने के लिए यह खास मिसाइलें इसमें तैनात की जाएंगी। आईएनएस विक्रांत पर 32 मीडियम रेंज मिसाइलें लगी होंगी और यह मिसाइलें सरफेस यानी जमीन से हवा में मार कर सकेंगी, यानी इस युद्धपोत की तरफ दुश्मन जब बढ़ रहा होगा तो ये वहीं से हवा में मार गिरा सकेंगी, अपने सरफेस से मार गिरा सकेंगी, समुद्र की सरफेस से। इसके अलावा वॉरशिप पर एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय भी लगा होगा। ये लेजर गाइडेड मिसाइलों को रास्ते से भटकाएगा, जो मिसाइल आ रही है उसे भी डाइवर्ट कर देगा। इसमें कैलवरी क्लास मिसाइल होगी। इसके बारे में बताऊं कि ये सबमरीन भी बेड़े में मौजूद रहेंगे, कुछ विनाशक भी आईएनएस विक्रांत के बेड़े में मौजूद होंगे, ये खास इसके साथ साथ चलेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो क्या कह रहे हैं। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारसिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। और सिर्फ आईएनएस विक्रांत नहीं शामिल हुआ, अंग्रेजों की गुलामी भी अब तक साथ चल रही थी, वो भी मोदी जी ने आज आजाद करवाया उस गुलामी से भी। ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ये जो आप 2004 से 14 के दौरान अब तक जो झंडा रहा है नेवी का, उस नेवी के झंडे में अंग्रेजों की गुलामी की निशानी थी। उस निशानी से भी प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी दिलवाई है। नया झंडा अब आप देख रहे हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं इस गुलामी की कहानी से आजादी की दास्तां तक पूरी कहानी क्या है। देखिए जरा, आपको बताऊं, दरअसल ये दो झंडे आप देख रहे हैं, एक मेरे राइट और एक लेफ्ट। आज नौसेना को नया ध्वज मिल गया है। आपको बताऊं, ध्वज से ब्रिटिश निशान हटाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है पुराना झंडा, जिसमें आप क्रॉस का जो साइन देख रहे हैं, ये है ब्रिटिश चर्च की निशानी, अंग्रेजों की निशानी। लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया है। अब तक नेवी के साथ झंडे में ये क्रॉस रहता था और तिरंगा रहता था। दरअसल साल 2001 में भी लाल क्रॉस हटा दिया गया था। हुआ यह कि 2004 में फिर इस लाल क्रॉस की वापसी हो गई।
इस पर भी सियासत हो रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो फिर ये लाल क्रॉस लगा दिया गया, अंग्रेजों की निशानी। मोदी सरकार ने फिर से लाल क्रॉस को हटा दिया है। अब ये है असली झंडा जिसे आप देख रहे हैं, अब ये नया झंडा है। ध्वज में अब तिरंगे के साथ अशोक स्तंभ को जोड़ दिया गया है और बाईं ओर तिरंगा और दाईं ओर अशोक स्तंभ है। देखिए नए झंडे को लाल क्रॉस का निशान हटा दिया गया है, तिरंगा है, अशोक स्तंभ है। शिवाजी महाराज का राज चिन्ह भी इसमें शामिल किया गया इस नए झंडे में। नया जो ध्वज है यह छत्रपति शिवाजी को समर्पित किया गया है। ध्वज के नीचे लिखा हुआ है शम नो वरुणा लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि जल देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो, यह इस झंडे में लिखा हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें। 1947 में झंडा क्या था और आज झंडा क्या है, वो सारी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये था 1947 का फ्लैग जिसमें ये क्रॉस लगा हुआ था और ये ब्रिटेन का झंडा भी साथ में था। 47 से 50 के दौरान ये हुआ करता था नेवी का फ्लैग। अगली तस्वीर दिखाइए सर, ये है 1950 से 2001 तक, यानी इतनी सरकारें आई और रहीं। 2001 तक ये ब्रिटिश का जो क्रॉस साइन था ये लगा रहा अंग्रेजों की गुलामी का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने गुलामी का ये निशान हटा दिया था, लेकिन फिर सरकार बदली। अगला झंडा दिखाइए। 2004 में फिर बदल गया और 2004 से 22 तक जो अब झंडा होगा, अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो है 2001 से 4 तक ये झंडा रहा है और उसके बाद आगे ये है नौसेना का नया ध्वज जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें गुलामी की निशानी हटा दी गई है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी भी इसी अंग्रेजों की गुलामी पर आज इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए। सुनिए। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे डिफेंस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी की बात कर रहे थे, लेकिन गुलामी से तो आजादी मिल गई, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी उस दौर से अब तक। कैसे भारत अपने पैरों पर अब खड़ा हुआ है, कैसे खासतौर पर हथियारों के क्षेत्र में भारत अपने पैर पर आज खड़ा है, सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत मुहिम जो है वो रंग ला रही है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर अब वाकई हिंदुस्तान हो रहा है। 70% रक्षा उपकरण जो है अब ये भारत में ही बन रहे हैं। 70% डिफेंस से जुड़े हथियार भारत में बन रहे हैं। भारतीय सेना के पास 300 से ज्यादा स्वदेशी हथियार हैं, भारत में बने हुए हथियार हैं। भारत के लड़ाकू विमान तेजस की विदेश में डिमांड बढ़ गई है, ये पहले मैंने आपको बताया। आकाश मिसाइल का भारत में उत्पादन शुरू हो गया है, साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भी भारत में हो रहा है। भारत अब मिसाइल भी बना रहा है, भारत इन मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है, यानी दूसरे देशों को भी भेज रहा है। अर्जुन टैंक का निर्माण भी हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। पिनाका मिसाइल सिस्टम भी भारत में बनाया जा रहा है। रक्षा बजट का 65% स्वदेशी सिस्टम पर खर्च हो रहा है। यूपी और तमिलनाडु में 2 नए डिफेंस कॉरिडोर भी बनकर तैयार हैं, जहां इनका निर्माण होगा। 84 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है भारत। सोचिए, 84 देशों को अब निर्यात कर रहा है। रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों
ने वाकई कमाल कर दिया है। भारत ने 2021-22 में 13,000 करोड़ के हथियार बेचे, खरीदे नहीं है, बेचे हैं 13,000 करोड़ के हथियार। 2020-21 के मुकाबले 54% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आयात में कमी आई है। भारत खरीद नहीं रहा, बेच रहा है। रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी आई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। रूस से आयात में आई 23% की गिरावट। रूस से हथियार खरीदता था, उसमें भी गिरावट आई है। यह बता रहा है कि भारत किस तरह मजबूत हो रहा है वक्त के साथ। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। आज प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नब्ज दबाई और जैसे ही करप्शन पर की नब्ज दबाई, पांव रखा, वैसे ही विपक्ष तिलमिला गया। भ्रष्टाचार पर एक्शन से विपक्ष में टेंशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद हंगामा हो गया, जरा रिपोर्ट देखिए। और एक एक कर सारे नेता फिर से प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गए। सुनिए जरा, ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष में बौखलाहट बढ़ गई है। 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी नेता खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश में जुट गए। नीतीश कुमार खुद को पीएम कैंडिडेट बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के साथ गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं, अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए। वैसे लाल किले से 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्शन और तेज होगा, बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने सोचिए ऐसा क्या कहा कि उधम हो गया, बवाल हो गया, हंगामा हो गया। सिर्फ प्रधानमंत्री ने कहा कि करप्शन देश से खत्म करना है, और करप्शन का नाम लेते ही कैसे ही एक धड़ा एक साथ आकर खड़ा हो गया। देखिए जरा कैसे हंगामा और हमला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने इतना कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तेज विकास की राह में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के साथ नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। इस पर देखिए जवाब क्या आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा हम लोग किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने कहा क्या कोई किसी भ्रष्टाचारी को बचाएगा? नीतीश कह रहे हैं हम लोगों ने तो कभी भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया। अभी दिखाऊंगा आगे किस किस को बर्दाश्त कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों विधायकों पर छापेमारी हुई क्या? नीतीश कुमार कह रहे हैं तेजस्वी ने हमला किया। उन्होंने कहा आज तक किसी बीजेपी सांसद पर ईडी की रेड नहीं हुई है। तेजस्वी ने कहा बीजेपी विधायकों पर सीबीआई इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं होता है? तेजस्वी पूछ रहे हैं सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, उसके बाद सुनाएंगे कि जवाब में बीजेपी क्या कह रही। सुनिए जरा। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा?
मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। आइए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। नीतीश कह रहे हैं हमारा भ्रष्टाचारियों से क्या लेना देना, हम थोड़ी जानते हैं भ्रष्टाचारियों को। ये जो आप देख रहे हैं सज्जन को जो शपथ ले रहे हैं, इनका नाम कार्तिकेय सिंह है। इनको सरेंडर करना था, पुलिस ढूंढ रही थी और ये शपथ ले रहे थे। नीतीश कह रहे हैं हम तो इन्हें जानते नहीं ऐसे लोगों को। और आज हालात ये है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ गया है। ये एक पहली तस्वीर है, सिर्फ एक पहली तस्वीर नहीं है। नीतीश ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन सोचिए एक सजा याफ्ता कैदी की पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसके बाद महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 17 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आपको याद होगा। 22 में फिर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। ये भ्रष्टाचार के दाग धुल गए क्या? 5 साल बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में आरजेडी और घिर गई। चारा घोटाले में सोचिए लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं 5 मामलों में, सजा भी हो गई है लालू को। उनके साथ भी गले लग रहे हैं जब नीतीश कुमार, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों से कोई लेना देना नहीं। जमानत से पहले लालू का ज्यादा समय जेल में बीता है और लालू के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। महागठबंधन ने 2.0 में नीतीश के मंत्री पर भी सवाल उठ चुके हैं। कृषि मंत्री पर 5 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप है। सोचिए जो कृषि मंत्री है उस पर चावल घोटाले का आरोप है। अपहरण के आरोप में घिरे कौन? कानून मंत्री पर अपहरण का आरोप कार्तिकेय, जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा कार्तिक को। और नीतीश कह रहे हैं कि उनको भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। सुनिए जरा, अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। आज की सरकार किन खंभों पे खड़ी है नीतीश जी? सवाल तो हम पूछेंगे ना। अभी तो उनके पूर्व कानून मंत्री का एक ही विकेट गिरा है ना, जो 5 साल पहले बेल रिजेक्ट हो गया था। लेकिन हमको ये बताइए, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि आपके उप मुख्यमंत्री के बारे में क्या आपकी धारणा है? मैं बहुत विनम्रता से सवाल पूछूंगा। ये उनका इलेक्शन एफिडेविट है ना, इसमें तो उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब के उन्होंने खुद कहा है 20 के चुनाव में। नीतीश जी कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए। क्या सफाई मिल गई? और आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। और जब सीबीआई रेड कर रही है जमीन घोटाले वाले मामले में, नौकरी के बदले जमीन, और इसका कागज आप ही लोगों ने दिया था सीबीआई को, तो क्या सीबीआई का छापा मारना गलत है? क्या ये ललन चौधरी, ये हृदयानंद चौधरी, रेलवे के खलासी जिसने अपनी कीमती जमीन गिफ्ट कर दिया लालू परिवार को, क्या उस पर कार्रवाई करना गलत है? और आइए अब आपको दिखाता हूं मैं, ये जितने लोग एकजुट हुए हैं मोदी के खिलाफ, क्या ये भ्रष्टाचार की वजह से एकजुट हुए हैं? आप कहेंगे नहीं। तो आइए सबूत के साथ मैं दिखाता हूं इसमें हकीकत कितनी है, वो देखिए जरा। ये आप पूरी भीड़ देख रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब और लालू यादव, और इधर प्रधानमंत्री मोदी। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ ऐसे ही एक साथ नहीं है, उसके पीछे वजह देखिए आगे। राहुल गांधी के आगे आप देख रहे हैं, क्या करप्शन से कोई लेना देना नहीं। मोदी कह रहे हैं जैसे ही करप्शन का नाम लो सब एक हो जाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया से पूछताछ हुई। इसके अलावा 3 दिन में सोनिया से 12 घंटे तक पूछताछ की गई है। 5 दिनों में राहुल से 50 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए गए हैं। दूसरा देखिए, क्या ममता बनर्जी भी करप्शन की वजह से एक साथ आ रही है? वजह, ममता के भतीजे से कोयला तस्करी में आज ही पूछताछ हुई है। ईडी कई बार अभिषेक बनर्जी से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और शिक्षा घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कस चुका है। और ईडी की छापेमारी में अर्पिता के ठिकानों पर 50 करोड़ रुपए मिले। अगला नंबर केजरीवाल। यहां भी क्या करप्शन वाली बात है कोई? केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया सत्येंद्र जैन को। केजरीवाल के डिप्टी सिसोदिया के ठिकानों पर भी रेड कर चुकी है सीबीआई। शराब नीति को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये चारा चौल घोटाले में अगला नंबर आइए, उद्धव ठाकरे।
चौल घोटाले में उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1034 करोड़ के घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। और अगला नंबर देखिए, शरद पवार की पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं। भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो कोई बचा नहीं। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े केस में अरेस्ट हो चुके हैं। आखिरी नाम लालू यादव। चारा घोटाले में आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें खुद लालू यादव जेल जा चुके हैं, सजा याफ्ता है। 950 करोड़ का घोटाला था। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं मैं। आज अशोक गहलोत गए जिस जगह पर, वहां मोदी मोदी के नारे लगे। ये देख रहे हैं, दीजिए। मोदी मोदी के नारे। अशोक गहलोत को बिल्कुल ये इल्म नहीं था। ये देखिए, मोदी मोदी की आवाज आ रही है नारों की। ये नारे अशोक गहलोत की उपस्थिति में लग रहे थे। ये परेशानी झेलनी पड़ रही है विपक्ष को, लेकिन कोई किसी से कम नहीं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो भी पीएम का चेहरा, विपक्ष का चेहरा बनने को तैयार है। सुनिए जरा। सबसे बड़ा तो अपोजिशन तो मैं ही बना हुआ हूं इन लोगों के लिए। जो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं वो सब के लिए असदुद्दीन ओवैसी तो बी टीम है, ए टीम है, क्या क्या बकते हैं हमारे बारे में। तो ये सवाल मुझसे मत करिए। मगर ये जितने दावेदार हैं मुख्य प्रधानमंत्री बनने के, कौन है सर? नहीं, अरे आप अक्लमंद है, आपके चैनल देखने वाले अक्लमंद है, और उर्दू की कहावत है कि अक्लमंद को इशारा काफी। ये सब बता दें कि आप माजी में, पास में इनका बीजेपी से ताल्लुक था नहीं था? क्या वो बीजेपी के साथ बैठकर सरकार में नहीं बैठे थे मंत्री बनकर? आज आप अचानक आप उंगलियां उठा रहे हम पर, हमको गाली देते हैं। ठीक है, गाली दीजिए। अब ये बताएंगे कि क्या। ओवैसी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात योगी आदित्यनाथ की। निकम्मों पर, जी हां, निकम्मों पर कर्मयोगी का डंडा चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जनता के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए और जनता की सेवा के लिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को निकम्मे और काम ना करने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए उन अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी जो काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहाँ पे। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, एक दूसरे के ऊपर डालना। बाबा की पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के लोग, यूपी की जनता, और जनता का काम न करने वाले अधिकारी योगी की रडार पर हैं, जो आम लोगों की परेशानियों और शिकायतों को हल्के में लेते हैं। ऐसे अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ अब बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। योगी ने ऐसे 70 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। लोगों की दिक्कतों को नजरअंदाज करने वाले अफसरों से पूछा है कि बताइए, जनता का काम न करने पर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहाँ पे। अब योगी का एक्शन आपको बताएं, उससे पहले सुनिए जरा समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस पर क्या कह रही। उत्तर प्रदेश में अधिकारी जो है एकदम निरंकुश हो चुके हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक प्रचार करती रहती है, फंड अपना बनाती रहती है। आप देख लीजिए, इनसे मनती तस है। एक दलित मंत्री कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि उनकी ही नहीं सुनी जा रही, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। इस सरकार में नौकरशाही सरकार पे भारी पड़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो 73 अधिकारियों के ऊपर वो भेजा है, जरा उनके ऊपर कार्रवाई भी करके दिखाएं। योगी आदित्यनाथ सरकार पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अहरनिश काम कर रहे हैं, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत जाकर के कोई अधिकारी अपने कार्यों में हिला हवाली या लापरवाही बरतने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई भी होगी। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं योगी ने क्या क्या एक्शन लिया। दरअसल एक गुप्त रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू हो गई। एक बहुत खुफिया और सीक्रेट रिपोर्ट थी। लापरवाही पर योगी पूरी तरह से सख्त है, किसी को बख्शने वाले नहीं है। योगी सरकार ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं। 73 अफसरों से योगी ने जवाब मांगा है, जवाब दीजिए, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। योगी ने पूछा है आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, समस्याओं का निस्तारण आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, लोग आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो रहे हैं। यह एक्शन शासन में अधिकारियों पर हो रहा है, वो अधिकारी जो अब तक लोगों के कामों का निपटारा नहीं कर रहे हैं। तहसील से लेकर थाने तक यह कार्रवाई की गई है और लापरवाही का पूरा रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया है। 10 विभागों ने ड्यूटी में लापरवाही दरअसल बरती थी। इसमें
10,558 शिकायतें ऐसी थीं जिस पर सुनवाई नहीं हुई। यह बात योगी आदित्यनाथ को पता चली। आंकड़ा 2017 से 25 मई 2022 तक का है और योगी ने हर महीने रिपोर्ट तैयार करवाई है किन किन शिकायतों को नहीं सुना गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने डायरेक्शन जारी किए थे। इस मामले में शिकायतों के निपटारे के आदेश दिए गए थे। फौरन अधिकारियों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने को योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तहसील, थाना, ब्लॉक पर निस्तारण करने को कहा गया है। शिकायत के बाद पीड़ित की संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है। फिसड्डी अधिकारी योगी के रडार पर थे। लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर यह एक्शन लिया गया है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए मैप के जरिए कि किस किस जगह पर कहां कहां एक्शन लिया गया है, किन डीएम्स पर एक्शन लिया गया है। दिखाई जरा मैप प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं कासगंज, मथुरा, कन्नौज, बस्ती, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी। देखिए पश्चिम से लेकर और पूरब तक डीएम को नोटिस दिए गए हैं इन जगहों पर। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे किस किस पर एक्शन लिया है योगी ने, कौन कौन योगी के रडार में आ गए, कौन कौन से विभाग के अधिकारी हैं। देखिए जरा, शासन स्तर के अधिकारी यानी योगी के शासन में जो अधिकारी शामिल हैं उन पर एक्शन लिया है योगी ने। 10 विभागों के अध्यक्ष हैं इसमें, 10 अलग अलग डिपार्टमेंट जिसके हेड्स हैं, 5 मंडलायुक्त हैं इसमें और साथ ही साथ 10 जिला अधिकारी, 10 डीएम। कौन कौन से जिले के मैंने आपको बताया, 3 एडीजी शामिल हैं जिनको नोटिस दिया गया है, 5 आईजी और डीआईजी भी हैं जिनको नोटिस सौंपा गया है, 10 जिलों के कप्तान हैं इसमें जिनसे पूछा गया है क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 5 विकास प्राधिकरण के वीसी भी हैं और 5 नगर आयुक्त हैं। इन सब पर एक्शन की तैयारी है। 10 तहसीलें इसमें शुमार हैं जिस पर कार्रवाई होगी, कई थाने भी हैं। संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिला तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के योगी के इस एक्शन पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। यह अत्यंत संतोष का विषय है कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ, और कुछ की संख्या बहुत बड़ी है जिसमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और सभी स्तर के अधिकारी हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं जिन्होंने जन शिकायतों के निस्तारण में प्रमाद किया, जबकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जनता की सुनवाई को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। किन परिस्थितियों में इन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसमें वांछित रुचि नहीं ली गई, पूरे मनोयोग से कार्य नहीं किया गया, जिससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। तो आइए अब योगी का एक्शन देख लिया, लेकिन योगी का ही एक्शन एक और यूपी में हुआ था, उस पर आपको असर दिखाते हैं। त्यागी को तो पहचानते होंगे आप, लेकिन ये त्यागी अभी जेल में ही रहेगा, जमानत नहीं मिल रही है, कोशिश पर कोशिश कर रहा है। एम्बियंस दीजिए। महिला से जो बदसलूकी और बदतमीजी कर रहा था श्रीकांत त्यागी, ये अभी भी जेल में है। अगली तस्वीर दिखाइए, श्रीकांत त्यागी को कैसे योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अभी जेल से निकलने की कोशिशें पूरी कर रहा है, लेकिन अदालत उसे जमानत नहीं दे रही है। देखिए क्या हुआ, कोर्ट में जमानत के लिए गया था श्रीकांत त्यागी, ये खड़ा है आप देख रहे हैं। श्रीकांत त्यागी को फिर बेल नहीं मिली है, वजह कोर्ट ने त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और त्यागी ने गैंगस्टर केस में जमानत अर्जी दी थी। पुलिस ने उसकी जमानत याचिका का विरोध किया कि वो जेल से बाहर ना आने पाए और 3 नए और 6 पुराने केस की जानकारी भी अदालत को दी है त्यागी के बारे में पुलिस ने, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी है जमानत की। 3 मामले में जिला कोर्ट ने उसे जमानत दी थी इससे पहले, तीनों मामलों में इससे पहले उसे 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है और श्रीकांत त्यागी 6 अगस्त से लुक्सर जेल में बंद है और महिला से अभद्रता के मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई थी। नोएडा की सेक्टर 93 में महिला से अभद्रता की थी और 5 अगस्त को अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। आइए अब आपको दिखाता हूं कैसे त्यागी तो जेल में है, लेकिन त्यागी के परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा। ये देखिए लाल टोपियों में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे। सवाल ये कि ये वो नेता जिनकी पार्टी के मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव त्यागी पर सवाल खड़े कर रहे थे और केवल त्यागी समाज के वोट के लिए समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाई है परिवार के साथ जो तस्वीर आई है,
ये आप देख रहे हैं डेलीगेशन पहुंचा है, ये आप देख रहे हैं जब परिवार से मिलने के लिए ये नेता पहुंचे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सपा की त्यागी सियासत जो है वो क्या है। वॉल फ्लोर है ये, ग्राफिक्स दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं कि कैसे, ये आप देख रहे हैं आगे त्यागी का परिवार आपको नजर आ रहा है पूरा, और साथ में लाल टोपी में समाजवादी नेता नजर आ रहे हैं। ये सब पहुंचे थे आज त्यागी के परिवार से मिलने। अब सवाल बहुत बुनियादी है कि श्रीकांत मामले पर सियासत जमकर हो रही है और पहले राष्ट्रीय लोकदल सियासत कर रही थी इस मामले में, अब अखिलेश यादव भी इस विवाद में कूद गए हैं। प्लीज तेज मूव कीजिए इसे। अखिलेश के निर्देश पर सपा नेता श्रीकांत के घर पहुंचे। अखिलेश ने अपने 9 नेताओं के दल को घर भेजा था और इस दल ने श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात की। मुलाकात 40 मिनट चली, मदद का भरोसा बाकायदा उन्हें दिया गया। इस मामले को विधानसभा में उठाने की भी बात कही गई थी। यह प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अब सोचिए अखिलेश यादव को क्या पड़ी है, वो भेज रहे हैं मिलने के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि त्यागी समाज ने प्रदर्शन किया था नोएडा में और उसका वोट मिल जाए। अखिलेश ने पार्टी नेताओं श्रवण कुमार को भी नोएडा भेजा था, जिस पर त्यागी समाज के ही एक शख्स की हत्या का आरोप है। सोचिए, श्रवण कुमार पर पिता भाई के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगा था। जिसकी हत्या का आरोप है उसका नाम हरिओम त्यागी था। अब इस मामले के सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है और इस बीच श्रीकांत का पक्ष लेने पर सपा में भी बगावत हो गई है। सपा के नेता भी कई इसके खिलाफ हैं। नोएडा के कई सपा नेताओं ने विरोध में इस्तीफा दे दिया है कि श्रीकांत त्यागी के घर किसी को क्यों भेजा गया। यूपी में करीब 80 लाख त्यागी समाज के लोग हैं, 80 लाख, बस यही 80 लाख है। आइए अब आपको दिखाता हूं जो अखिलेश यादव ने श्रीकांत त्यागी जब महिला के साथ गाली गलौज कर रहे थे, अखिलेश यादव का ट्वीट आपको दिखाता हूं। उसके बाद देखिए लाल टोपी वाले नेता कैसे पहुंच गए त्यागी के घर। यह है ट्वीट, देखिए ट्वीट था बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ सरेआम मां बहन की गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है। यह ट्वीट किया गया। यह योगी राज में सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों द्वारा जनता पर किए जा रहे अत्याचार का एक उदाहरण है। जब यह भाजपाई था तो सपाई क्यों गए? योगी राज में भाजपाई नेता हत्याएं तक कर रहे हैं। यह ट्वीट किया गया था 5 अगस्त को। अब अगला ट्वीट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। अखिलेश यादव ने लिखा था बीजेपी की यही पहचान है, यही चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का। पार्टी में गुंडे और मवाली भरे हुए हैं, उसका बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से रिश्ता है। महिला से अपराध के गुनाहगार को बचाने के लिए पूरी बीजेपी सरकार ने जोर लगा दिया था। अगर सरकार ने 5 साल काम किया होता तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब अखिलेश यादव को खुद से सवाल करना चाहिए, फिर क्यों त्यागी के घर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को भेजा गया? कथनी और करनी में फर्क क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है कैसे अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति का मौत से सामना हुआ। तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। अगली विजुअल प्ले कीजिए प्लीज। ये अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति हैं और इन पर ये देख रहे हैं आप बंदूक से ये आप जा रहे हैं, पिस्टल निकल आई, पिस्टल निकाल ली एक शख्स ने और पिस्टल तान दी। सिर्फ इतना फर्क था कि ट्रिगर दबा नहीं। अगर गोली पिस्तौल का ट्रिगर दब जाता तो उपराष्ट्रपति की वहीं मौत हो जाती। देखिए हुआ क्या। सीएम बनने, आपको बताऊं कि कैसे उपराष्ट्रपति जो है 4060 में प्ले कीजिए प्लीज। अर्जेंटीना की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हर किसी को हिलाकर रख दे। जब यह वाकया हुआ तब अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस अपने घर के बाहर समर्थकों से मिल रही थी। ब्यूनस आयर्स में उनके घर के बाहर सैकड़ों समर्थक जमा थे। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक भीड़ से एक हमलावर बाहर आता है, बेहद नजदीक से क्रिस्टीना पर पिस्टल तान देता है। वो फायर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीना खुशकिस्मत रही, पिस्टल से गोली नहीं चली। अगर गोली चल जाती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना के साथ ये वाकया रात के समय हुआ। हमला और पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया था। तब हमलावर के हाथ में पिस्टल थी, लेकिन ऐन मौके पर गोली नहीं चली क्योंकि फायरिंग के समय ट्रिगर फंस गया था, इसलिए वो बाल बच गई। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।